नमस्कार। आज हम भारतीय कला के एक बहुत ही सूक्ष्म और कह सकते हैं आकर्षक संसार में उतर रहे हैं। ये हैं लघु चित्रकला शैलियाँ, मतलब इंडियन मिनिएचर पेंटिंग स्कूल्स। वीडियो का नाम है वन शॉट रिवीजन ऑफ मिनिएचर स्कूल्स। और ये सोर्स ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका बताता है। अच्छा, कैसा तरीका? कि 4 जो मुख्य शैलियां हैं, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी और दक्कनी, इनको अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ, मतलब तुलना करके समझा जाए। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। और आज हम यही करने वाले हैं। ये चारों शैलियाँ शुरू कहाँ से हुईं, कैसे आगे बढ़ीं और इनमें क्या चीज़ें कॉमन हैं या क्या अलग है, हम सोर्स में जो भी जानकारी दी गई है उसी के आधार पर इसे गहराई से देखेंगे। लघु चित्रकला, देखिए, नाम सुनने में लगता है छोटा, पर इनमें कहानियां और बारीकियां तो जैसे पूरी दुनिया भर की होती हैं। आज हम इन 4 जरूरी शैलियों के कनेक्शन और इनकी अपनी पहचान दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सफर वाकई मजेदार होने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे आर्ट की टेक्निक्स, सब्जेक्ट्स और अलग-अलग प्रभाव एक जगह से दूसरी जगह गए और फिर वहाँ के लोकल एलिमेंट्स के साथ मिलकर उन्होंने बिल्कुल नई शैलियों को जन्म दिया। ये सोर्स हमें इन चारों को एक साथ देखने का एक फ्रेमवर्क देता है जो शायद अलग-अलग पढ़ने पर उतना साफ ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ये लघु चित्रकला आखिर है क्या चीज? देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका साइज छोटा होता है, पर सिर्फ साइज की बात नहीं है। इनकी असली पहचान है इनमें किया गया बहुत ही फाइन डिटेल्ड काम। जानकारी के हिसाब से ये हाईली डिटेल्ड और इंट्रिकेट डिटेलिंग वाली पेंटिंग्स होती हैं और ये भारतीय चित्रकला की एक बहुत कीमती धरोहर है। और ये सोर्स इन चारों को राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी और दक्कनी एक साथ समझने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? मैंने कई जगह इनका ऑर्डर अलग देखा है, जैसे राजस्थानी के बाद पहाड़ी पढ़ते हैं लोग, फिर मुगल और दक्कनी। सोर्स का क्रम है राजस्थानी, फिर मुगल, फिर पहाड़ी, फिर दक्कनी। इसका कोई खास कारण है क्या? हाँ, सोर्स का ये सुझाव सिर्फ क्रम का नहीं है, ये असल में समझने के तरीके का है। इस क्रम के पीछे राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी और दक्कनी एक हिस्टोरिकल लिंक है। ये लिंक जुड़ा है पहाड़ी और दक्कनी स्कूलों की शुरुआत से। इन दोनों का डेवलपमेंट ना एक ही बड़ी घटना से प्रभावित हुआ था। अच्छा, कौन सी घटना थी वो? वो घटना जुड़ी है मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल से। सोर्स में ये बताया गया है कि औरंगजेब को कला में कोई खास रुचि नहीं थी और उसकी नीतियां कुछ ऐसी थी कि भाई कई कलाकारों को मुगल दरबार छोड़कर जाना पड़ा। ओ, समझ गया। तो ये कलाकार जो दरबार से निकले, वो फिर कहाँ गए और इसका इन शैलियों से क्या लेना देना बना? बस यहीं पर पहाड़ी और दक्कनी शैलियों की कहानी जुड़ जाती है। जो कलाकार उत्तर की तरफ, मतलब पहाड़ों में गए, उन्होंने वहां की लोकल आर्ट के साथ मिलकर पहाड़ी शैली को आगे बढ़ाने में मदद की, और जो कलाकार दक्कन की तरफ गए, वो दक्कन की लोकल आर्ट, खास तौर पर वहां जो पहले से वॉल पेंटिंग्स थीं, उनसे इन्फ्लुएंस हुए। तो उनके हुनर और वहां के लोकल इन्फ्लुएंस के मिलने से दक्कनी शैली डेवलप हुई। इस तरह मुगल दरबार से कलाकारों का ये जो माइग्रेशन हुआ, वो इन 2 शैलियों के पनपने का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अच्छा, तो ये क्रम हमें ये समझने में मदद करता है कि मुगल शैली का प्रभाव और उसकी लेगेसी आगे की शैलियों, खासकर पहाड़ी और दक्कनी तक पहुंची कैसे। चलिए अब इन चारों की तुलना करते हैं, जैसा सोर्स में बताया है। शुरुआत करते हैं इनके टाइम पीरियड से। हाँ, और यहाँ एक सहूलियत है याद रखने के लिए। जानकारी के मुताबिक राजस्थानी, मुगल और दक्कनी, इन तीनों शैलियों का जो मेन दौर रहा, वो लगभग एक ही टाइम फ्रेम में आता है, 16वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी। अरे वाह, ये तो काफी आसान हो गया याद रखना। 3 मेजर स्टाइल्स का टाइम पीरियड एक जैसा। और पहाड़ी शैली का क्या? पहाड़ी शैली का विकास थोड़ा बाद में शुरू हुआ माना जाता है, मतलब 17वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी तक। तो बस जहां बाकी 3 16वीं से शुरू होती हैं, पहाड़ी 17वीं से। एक छोटा सा ही फर्क है। ठीक है, टाइम पीरियड तो क्लियर हुआ। अब आते हैं प्रभाव पर, मतलब किस स्टाइल पर किन चीजों का असर रहा। राजस्थानी से शुरू करते हैं। राजस्थानी कला को सोर्सेज में शुद्ध हिंदू कला या विशुद्ध भारतीय कला या फिर राजपूताना कला कहा गया है। ये इसकी बेसिक पहचान थी। हालांकि टाइम के साथ जैसे पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलीं, खासकर मुगलों के साथ जो रिश्ते बने, उसके कारण इस पर कुछ मुगल प्रभाव भी दिखता है। और मुगल शैली, वो तो खुद ही कई चीजों का मिक्सचर लगती है ना? बिल्कुल। मुगल शैली की नींव तो इस्लामिक आर्ट पर थी, जो सेंट्रल एशिया से आई थी।
लेकिन भारत में आकर इसमें लोकल यानी हिंदू राजस्थानी कला का बहुत गहरा असर पड़ा। इतना ही नहीं, सोर्स ये भी बताते हैं कि मुगल दरबारों में यूरोपियन ट्रेडर्स, एम्बेसडर्स और ट्रैवलर्स आते जाते रहते थे, तो उनके कारण यूरोपियन विजुअल कल्चर और उनकी आर्ट की समझ का भी असर इस पर पड़ा। तो ये इस्लामिक, भारतीय और यूरोपियन, इन तीनों का एक बड़ा यूनिक मिक्स बन गई। अच्छा, मतलब मुगल इज इक्वल टू इस्लामिक प्लस राजस्थानी प्लस यूरोपियन। अब पहाड़ी शैली की बात करते हैं। आपने बताया था कि इसकी शुरुआत मुगल दरबार से गए कलाकारों ने की, तो इस पर मुगल असर तो होना ही था। हाँ जरूर, पहाड़ी शैली में मुगल आर्ट की जो टेक्निकल बारीकी और स्किल है वो साफ दिखती है, क्योंकि कलाकार वहीं से ट्रेंड होकर आए थे। लेकिन पहाड़ों के शांत और सुंदर माहौल में पहुंचकर ना, वे वहां की लोकल लोक कलाओं और नेचर के अद्भुत नज़ारों से भी बहुत प्रभावित हुए। साथ ही राजस्थानी शैली का असर भी इसमें रहा। तो पहाड़ी शैली आप कह सकती हैं मुगल तकनीक, राजस्थानी परंपरा और लोकल आर्ट व नेचर का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण बनकर उभरी। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक ही सोर्स से निकले आर्टिस्ट अलग अलग माहौल में जाकर नई स्टाइल बना रहे हैं। अब दक्कनी शैली के बारे में भी यही जानना चाहेंगे। ये कलाकार भी तो मुगल दरबार से ही दक्षिण गए थे ना? हाँ, इसीलिए दक्कनी शैली पर भी मुगल और इस्लामिक आर्ट का प्रभाव तो साफ है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, दक्षिण भारत पहुंचने पर वो वहां की पावरफुल वॉल पेंटिंग परंपरा से मिले और उससे इंस्पिरेशन ली। सोर्स एक और प्रभाव बताता है फारसी शैली यानी पर्शियन स्टाइल का। तो दक्कनी शैली मुगल, इस्लामिक, दक्षिण भारतीय भित्ति चित्र और फारसी प्रभावों का एक कॉम्प्लेक्स और सुंदर मिक्सचर पेश करती है। तो ये साफ है कि कलाकारों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे माइग्रेशन कह सकते हैं, वो आर्ट हिस्ट्री में स्टाइल्स के मिक्स होने और नई स्टाइल्स के बनने का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। हर स्टाइल ने बाहरी प्रभावों को अपनाया और अपनी लोकल पहचान के साथ उन्हें ढाला। बिल्कुल सही समझा आपने। ये आर्ट के डेवलपमेंट का एक नेचुरल प्रोसेस है। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, उप शैलियां यानी सब स्कूल्स। यानी हर मेन स्टाइल के अंदर आर्ट के मेजर सेंटर्स कौन-कौन से रहे। हाँ, ये जानना जरूरी है। जैसे राजस्थानी शैली के अंदर कौन-कौन से मुख्य केंद्र या सब स्कूल्स डेवलप हुए? क्या इन सेंटर्स में भी स्टाइल थोड़ा बहुत बदलता था? बिल्कुल, हर सेंटर की अपनी कुछ बारीकियां डेवलप हुई। सोर्स के हिसाब से राजस्थानी के जो प्रमुख केंद्र थे उनमें मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर का नाम आता है। ये वो रियासतें थीं जहां इस कला को राजाओं का सपोर्ट मिला और ये खूब फली फूली। और मुगल शैली को कैसे बांटा जाता है? क्या वहां भी ऐसे ज्योग्राफिकल सेंटर्स थे? मुगल शैली का क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल सेंटर्स के बजाय ज्यादातर शासकों के टाइम पीरियड के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि ये दरबारी कला थी। जैसे अकबर के टाइम को इसका गोल्डन एज मानते हैं, जब इसमें इंडियन एलिमेंट्स का बहुत समावेश हुआ। जहांगीर के टाइम टेक्निकल एक्सेलेंस, खासकर नेचर और पशु पक्षियों की पेंटिंग में पीक पर पहुंची। शाहजहां के टाइम में भी बेहतरीन काम हुआ, हालांकि थोड़ी फॉर्मेलिटी बढ़ गई थी। लेकिन औरंगजेब के टाइम, जैसा हमने बात की, सरकारी सपोर्ट कम होने से आर्ट का पतन शुरू हुआ। ये क्लासिफिकेशन का एक अलग बेसिस है। इंटरेस्टिंग। अब पहाड़ी सब स्कूल्स के बारे में बताइए। पहाड़ी इलाके में कई छोटे छोटे राज्य थे जहां आर्ट पनपी। इनमें बसौली, जो अपने चटकीले रंगों और स्ट्रॉन्ग लाइंस के लिए जानी जाती है, गुलेर, जहां से कांगड़ा स्टाइल का विकास हुआ, कांगड़ा, जो अपनी सॉफ्टनेस और इमोशनल डेप्थ के लिए फेमस है, चंबा, गढ़वाल और कुल्लू, ये प्रमुख हैं। और दक्कनी शैली के मुख्य केंद्र कौन से थे? दक्कनी शैली के अंदर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, जो अपने वैभव और रंगों के लिए मशहूर है, हैदराबाद और तंजौर, जो अपनी खास टेक्निक और सोने के काम के लिए जानी जाती है, ये महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। इन सब स्कूल्स के नाम हमें याद दिलाते हैं कि हर मेन स्टाइल के अंदर भी काफी डाइवर्सिटी रही होगी। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद ऑडियंस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इन पेंटिंग्स के सब्जेक्ट्स क्या थे? क्या दिखाया जाता था इनमें? और यहीं पर सोर्स एक और ध्यान खींचने वाली बात बताता है। इतनी अलग अलग शैलियां होने के बावजूद भी चारों में हैरानी की बात है कि बहुत से सब्जेक्ट्स कॉमन तरीके से पेंट किए गए हैं। सच में? ये तो काफी सरप्राइजिंग है। कौन-कौन से विषय थे ये? इन्हें हम मोटा मोटा 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसा सोर्स बताता है।
पहली कैटेगरी है धार्मिक यानी रिलीजियस सब्जेक्ट्स की। इसमें रामायण, महाभारत, भागवत पुराण जैसे महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों और सीन्स का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। कृष्ण लीला तो खासतौर पर बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट रहा। अच्छा, और दूसरी कैटेगरी? दूसरी कैटेगरी है ऐतिहासिक या दरबारी सब्जेक्ट्स की। इसमें राजाओं और इम्पोर्टेंट लोगों के पोर्ट्रेट्स, ग्रैंड दरबारी सीन्स, शिकार के अभियान, युद्ध और जीत के पल, डांस, म्यूजिक के प्रोग्राम्स और रोजमर्रा की शाही जिंदगी के मोमेंट्स दिखाए गए हैं। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तीसरी कैटेगरी है लिटरेरी यानी साहित्यिक सब्जेक्ट्स की। क्या? इसमें फेमस पोएट्री टेक्स्ट्स पर बेस्ड पेंटिंग्स बनी, जैसे जयदेव की गीत गोविंद, भानुदत्त की रस मंजरी और केशव दास की रसिक प्रिया। क्या बात! इसके अलावा रागमाला सीरीज भी बहुत बनी, जिनमें म्यूजिक के अलग अलग रागों को इंसानी या देवी देवताओं के रूप में दिखाया जाता था। क्या बात है! ये म्यूजिक और पेंटिंग का कमाल का कॉम्बिनेशन था। साथ ही नायिका भेद का चित्रण भी हुआ, जिसमें अलग अलग तरह की हीरोइंस यानी स्त्रियों के मूड्स और स्टेट्स को दर्शाया जाता था। अरे वाह! मतलब सब्जेक्ट मैटर के लेवल पे काफी समानता है। अगर किसी को एक स्टाइल के सब्जेक्ट्स याद हैं, तो थोड़े फेरबदल के साथ वो बाकियों पर भी लागू हो सकते हैं। ये जानकारी तो उन लोग के लिए बहुत यूजफुल है जो इन स्टाइल्स को पढ़ रहे हैं। हाँ, ये समझने में आसानी करता है। अब कुछ कॉमन आर्टिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं जो इन शैलियों में अक्सर देखने को मिलती हैं। हालांकि हर शैली की अपनी बारीकियां भी होती हैं। जरूर, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। पहली कॉमन विशेषता क्या है? सोर्स के मुताबिक एक बहुत ही आम फीचर है प्रोफाइल चेहरे, यानी चेहरा एक तरफ से दिखाया गया हो, जिसे एक चश्मा चेहरा कहते हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा घुमावा चेहरा, जिसे डेढ़ चश्मा कहते हैं, वो भी मिलता है, पर मेनली प्रोफाइल या एक चश्मा चेहरे ही डोमिनेंट है और ये लगभग सभी सब स्कूल्स में दिखता है। दूसरी विशेषता क्या निकल कर आती है? लाइंस की ब्यूटी। इन पेंटिंग्स में लाइंस का यूज बहुत स्किलफुली किया गया है। वे फाइन, रिदमिक, स्ट्रॉन्ग और स्मूथ होती हैं। लाइंस के जरिए ही फिगर्स को शेप दी जाती हैं और उनमें जान डाली जाती है। रंगों का इस्तेमाल कैसा है? मिनिएचर्स में रंग तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। बिल्कुल। कलर स्कीम एक और इम्पॉर्टेंट कॉमन फीचर है। सोर्स बताता है कि ब्राइट और ग्लोइंग रंगों का इस्तेमाल खूब हुआ है। लाल, पीला, नीला, हरा, भूरा, सफेद जैसे बेसिक रंगों के साथ साथ सोने और चांदी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल डेकोरेशन और शाइन लाने के लिए किया गया है। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टाइम और एरिया के साथ हर स्टाइल ने अपनी एक खास कलर पैलेट भी डेवलप की, जो उसकी पहचान बनी। ये सही है। अच्छा, पहनावे के बारे में क्या कह सकते हैं? कपड़े और गहने कैसे दिखाए गए हैं? जानकारी के हिसाब से महिलाओं को आमतौर पर लहंगा, चोली और ट्रांसपेरेंट ओढ़नी या चुन्नी में दिखाया गया है। पुरुषों को अक्सर पजामा, अंगरखा और अलग अलग तरह की पगड़ी पहने दिखाया गया है। बेशक पगड़ी का स्टाइल, कपड़ों का डिजाइन और गहने हर स्टाइल, एरिया और यहाँ तक कि पेंटिंग में दिखाए गए इंसान के सोशल स्टेटस के हिसाब से बदलते थे, लेकिन ये एक मोटा मोटा पैटर्न है। हाँ, ये बात तो है। बारीकियों में फर्क तो होगा ही। और नेचर, पेंटिंग्स में पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ भी तो खूब दिखते हैं। नेचर का चित्रण भी एक अहम कॉमन एलिमेंट है। पहाड़, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, नदियां, झरने, बादल और अलग अलग तरह के जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना, नेचर के ये सभी अंग इन पेंटिंग्स का इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। कई बार नेचर सिर्फ बैकग्राउंड न होकर कहानी का हिस्सा भी बनती है। पशु पक्षियों का चित्रण भी तो बहुत होता है। घोड़े, हाथी। निश्चित रूप से पक्षियों और जानवरों का चित्रण लगातार मिलता है। सोर्स कुछ उदाहरण भी देता है, जैसे घोड़ों, ऊंटों का खास तौर पर चित्रण। आप राजस्थानी पेंटिंग मारू रागनी में सजे हुए ऊंट को देख सकते हैं, या मुगल पेंटिंग दारा शिकोह की बारात में घोड़ों और हाथियों की लाइन। नंद, यशोदा और कृष्ण वृंदावन जाते हुए या चौगान प्लेयर्स जैसी पेंटिंग्स में भी जानवर इंपॉर्टेंट रोल में है। और ज्वेलरी का क्या? महिलाओं के पेंटिंग्स में गहनों पे काफी जोर लगता है। सही देखा आपने। ज्वेलरी और ऑर्नामेंटेशन एक और कॉमन फीचर है। महिलाओं को तरह तरह की गहने पहने दिखाया गया है। कान की बालियां, गले के हार, बाजूबंद, कंगन, पायल वगैरह। सोर्स ये भी बताता है कि पेंटिंग में बारीकी का ध्यान रखा जाता था, जैसे एक रानी या राजकुमारी के गहने उसकी दासी के गहनों से अलग और ज्यादा कीमती दिखाए जाते थे। सिर्फ इंसान ही नहीं, हाथियों जैसे जानवरों और इमारतों को भी डेकोरेटिव एलिमेंट से सजाया जाता था। तो ये कुछ मुख्य कॉमन फीचर्स हुए। प्रोफाइल चेहरे, सुंदर रेखाएं, चमकीले रंग, एक खास तरह का पहनावा, नेचर और पशु पक्षियों का होना, और ज्वेलरी और डेकोरेशन पर ध्यान।
ये सब मिलकर ही इन मिनिएचर्स को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं। हाँ, और इन सभी जानकारियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए सोर्स एक तरीका भी सुझाता है कि अगर किसी को एग्जाम या स्टडी के लिए किसी एक स्कूल के ओरिजिन और डेवलपमेंट पर लिखना हो तो एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अच्छा, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी है। क्या स्ट्रक्चर बताया गया है? सोर्स के हिसाब से एक लॉजिकल सीक्वेंस ये हो सकता है। पहला, सबसे पहले उस स्टाइल का टाइम पीरियड बताइए। दूसरा, फिर शॉर्ट में 2-3 लाइंस में उस पर पड़े मेन प्रभाव लिखिए। तीसरा, इसके बाद उस स्कूल के मेन सब स्कूल्स गिना दीजिए। चौथा, फिर डिटेल में सब्जेक्ट मैटर बताइए, तीनों तरह के, धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक। और आखिर में लगभग 6-7 मेन कॉमन फीचर्स लिखिए जिनकी हमने अभी बात की। इस फ्रेमवर्क को फॉलो करने से तो काफी अच्छा और डिटेल्ड आंसर बन सकता है, जैसा सोर्स कह रहा है कि करीब 1.5 पेज का। बिल्कुल। और अगर आंसर को और रिच बनाना हो तो उस खास स्कूल की कुछ फेमस पेंटिंग्स के नाम और उनके बनाने वाले फेमस आर्टिस्ट का जिक्र भी किया जा सकता है। जैसे सोर्स में राजस्थानी के लिए मारू रागिनी, चौगान प्लेयर, बनी ठनी और आर्टिस्ट साहिब दीन, निहाल चंद वगैरह के उदाहरण दिए गए हैं। सोर्स में शायद ऐसी टेबल्स भी हों जिन्हें नोट किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो आज की इस चर्चा में हमने 4 प्रमुख लघु चित्रकला शैलियों, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, दक्कनी की एक तुलनात्मक और कह सकते हैं कि संक्षिप्त समझ हासिल की। हाँ, हमने ये देखा कि हिस्टोरिकली ये शैलियाँ कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। खासकर मुगल दरबार से कलाकारों के जाने ने कैसे पहाड़ी और दक्कनी शैलियों के विकास को शेप दिया। हमने ये भी जाना कि इनमें कई सब्जेक्ट्स और आर्ट टेक्निक्स कॉमन हैं, जैसे प्रोफाइल चेहरे, ब्राइट कलर्स का यूज, नेचर और जानवरों का चित्रण और एक खास तरह के कपड़े और गहने। और साथ ही ये भी समझा कि हर शैली पर पड़े खास प्रभाव, चाहे वो लोकल हो, पर्शियन हो या यूरोपियन हो, कैसे उसे उसकी अपनी एक यूनिक पहचान देते हैं। एक सिस्टमैटिक तरीके से देखने पर टाइम, इन्फ्लुएंस, सब स्कूल, थीम, फीचर्स, इन कॉम्प्लेक्स स्टाइल्स को समझना आसान हो जाता है। निश्चित रूप से उम्मीद है इस विश्लेषण के बाद ये शैलियां सुनने वालों के मन में सिर्फ नाम बनकर नहीं रह जाएंगी, बल्कि उनकी कहानियों, उनकी बारीकियों और उनके आपसी लिंक्स के साथ याद रहेंगी। हाँ, और देखिए हमने प्रभावों और तकनीकों की बात की, बाहरी और अंदरूनी प्रभावों को समझा। लेकिन एक विचार जो मन में आता है वो ये है कि जिन कलाकारों ने मैदानी मुगल दरबार छोड़कर पहाड़ों या दक्षिण के पठार पर शरण ली, उनके लिए वहाँ का बिल्कुल अलग नेचुरल माहौल, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, अलग तरह के पेड़ पौधे, वहाँ का मौसम, क्या इसने उनकी कला को सिर्फ सब्जेक्ट चुनने के लेवल पर ही प्रभावित किया होगा या इसका असर और गहरा रहा होगा, शायद उनके रंगों के चुनाव पर या उनकी लाइंस की सॉफ्टनेस या हार्डनेस पर, जो उन्हें मैदानी इलाकों की शैलियों से बहुत सटल तरीके से अलग बनाता हो। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और गहराई से सोचा जा सकता है और खोजा जा सकता है।